गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 22 जुलाई और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। एक बार फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आग्रह है, आप लोग कमेंट कीजिए। कुछ लोग कर रहे हैं कंटिन्यू, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बस आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, लाइक तक नहीं करते हैं। आपको खराब लगा, आप खराब बोलो वहाँ पे कि हाँ, इसमें वो चीज़ नहीं है, मिसिंग है। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए ना वहाँ पे, कुछ तो कीजिए। तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। और हमारा जो है मेंस प्रोग्राम चल रहा है और इसका जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। भारत डिमांड कर रहा है यहाँ पे रिफॉर्म को लेकर, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को बातचीत करना है। इसका आंसर जो है हमारा ग्रुप में डाल दिया गया है टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे जुड़ सकते हो वहाँ पे। और ये छोटा-सा फॉर्मेलिटी आपको पूरा करना होगा। उसके बाद में बहुत लोग पूछते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ जो है ना, सिर्फ़ न्यूज़पेपर आपको जो है ना मुफ़्त में मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे। बाकी आपको कोर्स से जुड़ने के लिए एक छोटा-सा जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करना होगा, ठीक? चलिए, आप सभी जानते हैं न्यूज़ में पूरा वायरल हो रहा है, सारे टेलीग्राम में शेयर हो रहा है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक? इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के कारण हम जो है इस्तीफ़ा दे रहे हैं और वो अपने कामों को सही से नहीं कर पाएँगे। इस कारण से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा और एग्ज़ाम में पूछा गया हो, चाहे मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूकेपीसीएस हो, सभी एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जब उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफ़ा देना होता है, तो वो किसको देते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? क्या राष्ट्रपति को? इसका जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? एमपीपीसीएस में। फिर हम लोग बात करेंगे दूसरा, अगर मान लीजिए ये इस्तीफ़ा नहीं देते और इनको हटाने का जो है ना प्रपोज़ल आ जाता, तो क्या वो प्रपोज़ल हम लोकसभा में ला सकते हैं? नहीं, हम लाएँगे सीधा राज्यसभा में, याद रखिएगा। राज्यसभा में प्रपोज़ल लाना होगा, 14 दिन पहले नोटिस देना होगा और वो प्रपोज़ल को 2/3 से पास करना होगा राज्यसभा में। इसके बाद जाता है लोकसभा में, वहाँ पे नॉर्मल मेजॉरिटी के साथ पास करना होता है, तब इनको हम लोग हटा सकते हैं। अगर कुछ ऐसा कृत करते हैं तब, ठीक है? ये चीज़ को याद रखेंगे आप। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति के रूप में और अपने पद से इस्तीफा देने के क्रम में ये 3rd नंबर के हैं। मतलब इससे पहले भी 2 लोग थे उपराष्ट्रपति जिन्होंने पद पे रहते हुए इस्तीफा दिया था। उनका नाम क्या है? वीवी गिरी और वेंकट रमन। ये दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो मुद्दा है महत्वपूर्ण, ईडी को लेकर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कल हम लोग बात किए थे कि पीटीए में क्या क्वेश्चन पूछता है और हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, मेंस में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। कल हमने बात किया था कि ईडी जो है ना, वित्त विभाग का जो वित्त मंत्रालय होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके तहत जो है ना ये चीज़ आता है, ठीक है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के राजस्व विभाग के अंतर्गत ये आता है और ये मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय या आर्थिक अपराध से जुड़े हुए मामले को देखता है। लेकिन सीबीआई क्या आता है? ओवरऑल मामले को देखता है, आपराधिक मामले भी देखता है। ये फ़र्क होता है, पहला ये। अभी जो है ना आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उत्तराखंड पीसीएस, चाहे उत्तर पीसीएस, उत्तर प्रदेश का या बिहार का, इसमें पूछेगा कि अभी हाल ही में ईडी के जो कार्य प्रणाली को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहा। उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं? क्या उस पे आरोप लगाए जाते हैं? प्रकाश डालिए और इसके सुधार करने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं आप? उस पे प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन मेंस में फ्रेम करेगा। तो आपको बता दें, चुनौती में आपको क्या लिखना है? जो इसकी कार्य प्रणाली है, उसको लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। पारदर्शिता को लेकर यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है। राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि केंद्र के इशारे पे काम करता है ये। फिर यहाँ पर बात किया जाए कि जो सत्ता में है, उनके साथ नरमी से पेश आता है और जो विपक्ष में है, उनके साथ सख्ती से पेश आता है, ये भी आरोप लग रहा है। तो ये सब चैलेंजेस हो गया और इसका काम क्या होता है? ये जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस को क्या करता है? देखता है। तो हो गया। थर्ड में देख लीजिए क्या सुझाव देना है, तो कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना होगा और निष्पक्ष रूप से जो मानक है, उसको सुनिश्चित करते हुए जो है ना राजनीतिक दबाव से बाहर आकर काम करना होगा। तो ये आपको सुझाव में लिखना है, ये इसका काम लिखना है और अभी सुर्खियों में क्यों रहा है, ये बता देना आपके उसके कार्यप्रणाली को लेकर। बस इतना ध्यान रखना है, पूरा का पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन पॉइंट उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मेंस वगैरह में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब बिहार का एग्जाम का क्वेश्चन देख लो, उत्तर प्रदेश का भी देख लो, इतना ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जो न्यूज़ में पूरा ज़्यादा रहता है, काफ़ी सुर्खियों में रहता है। तो लोग क्या करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। लोग कोचिंग के भरोसे जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं चलता है, उसके भरोसे जाते हैं।
तो उसमें वो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो रटाया वाला क्वेश्चन को करवाएगा आपसे। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ जाएँगे ना, जिसका आंसर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सॉल्व करना होता है। तो कैसे होगा पेपर पढ़ने से? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इस आर्टिकल में। यहाँ पे आर्टिकल में ना, जो विधवा होते हैं महिलाएँ, जिनके जो है पति जो है दुर्भाग्यवश या किन्हीं कारणवश जो है ना देहांत हो जाता है और वो विधवा हो जाती है। उसी मामले में पुरुष के साथ भी होता है, जिनकी जो पत्नी होती है, वो किसी कारणवश जो है उनका देहांत हो जाता है, तो वो विधुर कहलाती है। यहाँ पर बात किया गया है कि महिलाएँ के रूप में इनको कलंक माना जाता है। इनको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इनको रीति-रिवाज फेस्टिवल वगैरह में इनको इनवाइट नहीं किया जाता है। लगभग ऐसा केस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इनके सामने क्या चैलेंजेज़ हैं, उसको ध्यान में रखिए, ठीक है? क्योंकि ये सोशल मुद्दा है, सामाजिक मुद्दे हैं। महिलाओं को लेकर अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि महिलाओं के सामने क्या चैलेंजेज़ हैं, तो आप यहाँ पे ये चीज़ को लिख सकते हैं कि यहाँ पे सामाजिक जो है भेदभाव देखने को मिलता है। यहाँ पे ये आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होते हैं। यहाँ पे जो विधवाएँ महिलाएँ हैं, उनके सामने और भी नया-नया चुनौती उभर कर आता है। तो ये जो मैंने जो टिक कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये वाला, इसको ध्यान रखिएगा। पीटी में क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री वाला पोर्शन में, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि जो समाज सुधारक हैं, इनमें से कौन है जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए? इसमें सावित्रीबाई ज्योति फुले का नाम बहुत आता है। केशवा केशव चंद्र सेन का आता है। फिर यहाँ पे जो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद, उनका नाम आता है। राजा राम मोहन राय का नाम आता है। तो ये जो महान हस्तियाँ हैं, उनका नाम याद रखिएगा, मैचिंग के रूप में पूछता है। ठीक है? कि कौन से जो व्यक्ति हैं वो महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए हैं। एक ये हो गया। एक सती प्रथा आपने पढ़ा होगा, जो विलियम बेंटिक के समय राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो है उन्होंने सती प्रथा को क्या किया था, कानूनी अपराध, मतलब अगर इस तरह का हरकत होता है सती प्रथा वाला, तो कानून के दायरे में लाकर उसपे सज़ा का प्रावधान चलाया जाएगा। तो ये जो है ना राजा मोहन राय और विलियम बेंटिक के प्रयास से जो है ना सती प्रथा कानून लाया गया था, याद है ना? और राजा राम मोहन राय इसलिए ज़्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि उनकी जो खुद की जो भाभी थी ना, वो सती प्रथा हुई थी। और वो चाहते थे कि ये सामाजिक कलंक को हटाएँगे हम। ये कुरीतियाँ हैं समाज में, हमारी महिलाओं के लिए सही नहीं है, इसलिए वहाँ पे चेंजेज़ किया गया था। फिर यहाँ पर देख लीजिए केंद्र सरकार, जैसे मान लीजिए जो जो आर्मी में होते हैं, जो आर्मी में शहीद हो जाते हैं, उनकी जो वाइफ़ होती है, तो सरकार उसके लिए तो प्रयास करते हैं, जैसे उनको जॉब जॉब का अपॉर्च्युनिटी मिलता है, या आप देखोगे उनके लिए पेंशन, वृद्धा पेंशन, ठीक है? पुनर्विवाह के लिए पेंशन, बहुत कुछ मतलब मिलता है। लेकिन जिनके पास जॉब नहीं है उनका क्या? तो उनके लिए भी यहाँ पे होना चाहिए वो चीज़, ठीक है? तो यहाँ पे क्या-क्या चैलेंजेज़ फेस करती है, यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, जो आपने देखा है अभी जो मार्केट में नकली चल रहा है, मिलावटी चल रहा है, ठीक है? एडल्ट्रेशन इसको बोलते हैं, मिलावटी दूध, नकली खाद, नकली पुर्जे, मिलावटी पदार्थ, नकली दवाइयाँ, नकली पनीर, नकली डिग्री, नकली कॉलेज, बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो ये जो है ना काफ़ी जो है संवेदनशील मुद्दा है। तो यहाँ पर बात किया गया है कि जो नकली जो सामान वगैरह मिल रहा है मार्केट में, उसको कैसे रोका जाए? तो यहाँ पे जो गुणवत्ता नियंत्रण जो प्रयोगशाला है, उसकी संख्या बढ़ाया जाए। जो खाद्य पदार्थों की जाँच होता है, जाँच जो है ना उसको कड़े रूप से लागू किया जाए। ये सब सॉल्यूशन आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे जो है ना किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, ये क्या मुद्दे हैं? हाँ, यहाँ पे बात किया गया है तकनीक को लेकर। देखिए, तकनीक तो बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपको इस्तेमाल करने आता है ना, तकनीक आपके काम को आसान ब बना देगा, आपको रोज़गार देगा, आपको नॉलेज से जोड़ेगा, आपके अंदर स्किल लाएगा। लेकिन अगर आपको यूज़ नहीं करने आता है, आप पूरा का पूरा तकनीक में मतलब रील का रील देखे जा रहे हैं, ठीक है? पूरा घर में बैठे हुए कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको नुकसान देगा, एक तो फिज़िकली, मेंटली। यहाँ पर बात किया गया जो तकनीक है, वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को प्रभावित कर रहा है। अब देखो बच्चे लोग भी है ना, आजकल खाना भी खाते हैं तो वो मोबाइल का वीडियो देख कर ही, रील्स देख कर ही खाते हैं। सोना भी होता है तो उनको मोबाइल ही हाथ में चाहिए। स्कूल से आते हैं तो मोबाइल चाहिए उनको गेम खेलने के लिए। तो ये जो है ना आम समस्या आपके घर में भी, हमारे घर में भी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो कंटेंट है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बच्चे को ऐसा सामग्री ना दिखाएँ जिनको वो मस्तिष्क रूप से या उनको जो है नेगेटिव रूप से प्रभावित करे। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, नुकसान और पॉजिटिव दोनों याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे पेपर में अभी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था झारखंड का, उसमें पूछ लिया कि सोशल मीडिया का जो समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप यही सब आर्टिकल को तो पढ़ के लिखोगे वहाँ पे, ठीक है? चलिए, यहाँ पर बात किया जाएगा फ्री बीज। देखिए फ्री बीज क्या होता है? जब इलेक्शन आता है तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ क्या करती है, सत्ता पाने के लिए या जनता की वोट पाने के लिए ना लोगों को अनाउंस करती है कि अगर हम सत्ता में आएँगे तो आपको मोबाइल देंगे, हम सत्ता में आएँगे लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, ठीक है? आपको ₹3000 हर साल आपको राशि दिया जाएगा।
आपका बिजली मुफ्त कर दिया जाएगा, आपको पानी मुफ्त कर दिया जाएगा, आपको बस फ्री कर दिया जाएगा। यहाँ पर बात किया गया है ना कि जो टैक्स के जो पैसे होते हैं, वो समाज कल्याण के लिए लगाएँ, ना कि वोट बटोरने के लिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है ना, जब उनको डेवलपमेंट का काम करना होता है तो वहाँ पे फंड का रोना रोने लगी कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो जनता को लुभाने के लिए एक से एक बढ़कर जो है यहाँ पे वादे करने लग जाते हैं। फ्री बीज इसी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पे। ये है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। हम लोग कई बार बात किए थे ना कि चाइना और इंडिया का जो रिलेशन है, उसमें क्या विवाद है, ठीक है? और चाइना का जो है इम्पैक्ट भारत पे, भारत का इम्पैक्ट चाइना पे क्या पड़ सकता है? क्या एक दूसरे का दोनों को ज़रूरत है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं हाल में जो काफ़ी जो चर्चा में रहा था? और दोनों ने अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए? कुल मिलाकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पे बात किया जा रहा है। देखिए, जैसे अपना प्यारा-सा भारत है, अ, अपना देखिए माफ़ कीजिएगा अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, अपना भारत को तो दिखाई देंगे अच्छे से, ठीक है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना तो क्या है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में एंटर करता है ये चीज़। अब यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है ना, बाँध बना रहा है। तो बाँध बना रहा है तो अपने एरिया में बना रहा होगा, तो भारत को क्या प्रॉब्लम है? भारत को प्रॉब्लम है, बांग्लादेश को प्रॉब्लम है। क्या चिंता है पता है? ये पानी को ना कंट्रोल करेगा। मान लीजिए कल के दिन भारत और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिल जाता है, तो पानी को कंट्रोल करेगा। वो क्या करेगा पानी रोक देगा और रोक के अचानक पानी छोड़ देगा। तो यहाँ पे जो भी इलाका है, नदी के किनारे वाला, वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगा, ठीक? मान लीजिए पानी को रोक दिया, यहाँ पर पानी का दिक्कत हो जाएगा, एग्रीकल्चर करने में दिक्कत होगा हमें। लोगों को खाने-पीने के लिए पानी के लिए दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी है, वहाँ पर पानी का दिक्कत हो जाएगा, जीव-जंतु उसको दिक्कत हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है वाटर को जो है ना एक हथियार के रूप में बनाना चाहता है। भारत यहाँ पर कड़ा विरोध बताया है, ठीक है? यही चिंता है, ध्यान में रखिएगा आपसे, ठीक है? ये हैं क्या ये टॉपिक? यहाँ पे जो है ना अमेरिका और नाटो भारत को बोल रहा है ना कि आप रूस से तेल मत खरीदो। तेल ही नहीं, आप व्यापार ही मत करो उससे। क्या पॉसिबल है ये? और भारत अमेरिका का बात मान लेगा? तो तो अमेरिका क्या कर रहा है भारत पे कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हम आपकी जो वस्तु है, जो जो आप हमसे ट्रेड करते हो, जो हमारे यहाँ बेचते हो, उसपे 200% का क्या लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। भारत बोला अच्छा ऐसा बात है ना, तो देखते हैं आगे। क्योंकि भारत झुकेगा नहीं, चाइना झुकेगा नहीं। अमेरिका का क्या मोटिव है ना कि हम जो है टैरिफ के माध्यम से चीज़ों को कंट्रोल करें। लेकिन उसका ये जो मेथड है ना, काम नहीं कर रहा है। चाइना पे अप्लाई किया, तो चाइना तो उसका जिस भाषा में समझता है अमेरिका, उसी भाषा में समझाया। भारत के मामले में थोड़ा-सा यहाँ पे जो है ढीलापन देखा गया था क्योंकि भारत को अभी ज़रूरत है अपनी चीज़ों को। क्योंकि भारत जो है कच्चे तेल के लिए डिपेंडेंट है दूसरे देशों पे। भारत अपने जो सिक्योरिटी है, डिफेंस सिक्योरिटी उसके लिए दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे जो है भारतीय विदेशों में जाके काम करते हैं। तो ऐसे में भारत को बहुत सोच समझ के जो है ना कदम उठाता है। कुल मिलाकर इतना ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो भारत और अमेरिका का रिलेशन है, काफ़ी विवाद में चल रहा है। तो आप टैरिफ को लेकर बात कीजिएगा। आप वहाँ पे रसिया और भारत का जो है रिलेशन के बारे में बात कीजिएगा। आप वहाँ भारत और चाइना के रिलेशन के बारे में बात कीजिएगा। क्योंकि ये सब मुद्दे पे ना अमेरिका खुश नहीं है। वो नहीं चाहता है कि रसिया को सपोर्ट करे, वो नहीं चाहता है चाइना को सपोर्ट करे। वो खुद नहीं चाहता कि भारत डेवलप करे। क्योंकि अगर भारत डेवलप हो गया, तो ये लोग का वर्चस्व, जो यूरोपीय यूनियन जो कंट्री है, जो अमेरिका है, उसका दबदबा नहीं चलेगा। क्लियर है? तो कोई भी देश नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, लेकिन भारत का मोटिव क्या है कि 2047 या उससे पहले हम डेवलप कंट्री बन जाएँ। तो भारत को क्या करना होगा? तेल के सेक्टर में अपना अल्टरनेटिव खोजना होगा। भारत रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काम कर रहा है। भारत मार्केट में जहाँ सस्ता तेल है, वहाँ से खरीद रहा है। भारत ने ये भी बोला कि हम तेल बंद कर देते हैं। चलिए ठीक है, आपका बात मान लेते हैं हम। आप हमको सस्ता में तेल दीजिएगा, जितना में रसिया दे रहा है। नहीं दीजिएगा ना, तो फिर हम बंद क्यों करें? वाला ये। दूसरा जो है आप बोल रहे हैं कि ट्रेड मत करो, किससे? रसिया से। ठीक है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो आप फिर यूक्रेन को क्यों सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे हथियार? क्यों पैसा दे रहे हैं उसको? ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। तो भारत का जो डिप्लोमैटिक जो चैनल है ना, उसके माध्यम से अमेरिका को समझा रहा है। फिर अमेरिका बोलता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट, आप अपने मार्केट में एंटर करवाओ, वहाँ पे टैरिफ कम लगाओ। अच्छा, तो हम अपना किसान को छोड़ दें ऐसे ही? हमारा किसान मर ही जाए, सुसाइड कर ले। आप यही चाहते हैं क्या? नहीं ना। तो भारत भी जो है ना, अमेरिका के साथ समझौता कर रहा है। अपना जो है ना अपनी शर्तों पे भारत जो है ना अमेरिका के साथ क्या करेगा? ट्रेड वार्ता कर रहा है। इसलिए लंबा चल रहा है अभी, याद रखिएगा। क्योंकि भारत भी अब कमज़ोर नहीं है। भारत का भी जो है ना आप डिप्लोमैटिक लेवल देखोगे काफ़ी जो है बढ़ चुका है, प्रोफाइलिंग बढ़ चुका है।
ये सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। देखिए, ये जो आपको पता है ये राष्ट्रपति हैं, तो 47th नंबर की याद रखिएगा। इनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले भी एक और बन चुके हैं। किस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से। ये जो फैक्ट है ना पूछ लेगा आपसे, क्योंकि काफ़ी सुर्खियों में है ये। मेंस में आपसे पूछेगा कि इनका जो टैरिफ जो नीति है, क्या वो सक्सेस है? तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि इनका टैरिफ के माध्यम से चाइना झुक ही नहीं रहा है। रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है, वो रोक ही नहीं पा रहा है। इज़राइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें भी ये सक्षम नहीं हो पाए। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये क्या हुआ? कारगर नहीं हो पा रहा। और इनके देश में खुद इनके खिलाफ भी जो है ना विरोध हुआ। तो किसी भी रूप में जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? सफल नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखिए, एग्ज़ाम्पल देके आपको जस्टिफाई कर देना है। देखिए यहाँ पे 8 बुनियादी उद्योग के बारे में बात किया गया है, ठीक है? तो 8 बुनियादी उद्योग के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इसमें कौन-कौन सा आइटम शामिल है। तो यहाँ पर देखिए कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, बिजली 5 हो गया और फिर यहाँ पे रिफाइनरी 6, इस्पात 7 और एक सीमेंट 8। ये आपसे पूछेगा कि इसमें कोर जो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है, ठीक है? 8 बुनियादी जो उद्योग है, उसमें कौन-सा मद शामिल नहीं है? तो ये आप 8 याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जो यूरोपीय कंट्री हैं, ठीक है? और ईरान आपस में जो है ना न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो एक ग्रुप है यहाँ पे ई3 ग्रुप है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपसे यही पूछेगा कि ई3 जो ग्रुप है ना, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है ना ईरान के साथ जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके साथ बातचीत करने वाला ग्रुप है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पीटीए में पूछने वाला है और मैंने ये क्वेश्चन को फ्रेम करके अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो जो भी हम पूछते हैं ना वहाँ पे, आप लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरा रहता है वो वाला। यहाँ देखिए, जापान के जो प्रधानमंत्री है ना, इशिबा, इनका नाम है इशिबा, नाम याद रखिएगा। किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं लिबरल पार्टी से, ये भी याद रखिएगा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। एक तरफ प्रमुख का नाम, दूसरा उनका पार्टी का नाम मैचिंग करने के लिए पूछ रहा है आजकल। चाहे आपको उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, चाहे जेपीसी हो, चाहे बीपीएससी हो, सारे स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो आप लोग अलर्ट रहिएगा। और ये जो करंट अफेयर है ना, ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सारे एग्ज़ाम, जितना भी इंडियन एग्ज़ाम है, ठीक है? चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, सबके लिए कारगर है ये वाला। जो भी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आप देखोगे 35 से 40 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है पेपर से। तो क्या इसको छोड़ना सही होगा? नहीं। और अच्छी बात पता है क्या है यहाँ पे? वही टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। इसलिए आप 15 से 20 मिनट में, हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 15 से 20 मिनट में ही होता है वीडियो और बहुत जल्दी हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना कि इसको अपना डिजिटल टीवी पे लेकर आएँ, इस प्रोग्राम को लाइव हम पढ़ाएँ। तो थोड़ा-सा हमारा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है और कुछ और भी प्रॉब्लम है, उसको जल्दी से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? ताकि हम लाइव आके फेस टू फेस वहाँ पे पढ़ाएँगे, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि ये हमारा प्रयास सही है, तो आप लोग कमेंट कीजिए वहाँ पे, ठीक है? भर-भर के। यहाँ पर बात हो रहा है कि जो शतरंज है, वो विश्व कप मेज़बानी करेगा भारत। मतलब अभी जो है ना इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है अपने भारत में, जो है शतरंज विश्व कप, 30 अक्टूबर से 27 नवंबर, कहाँ? भारत में। अभी पता है इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशन हो रहा है ना मतलब गेम को लेकर, वो भारत कोशिश कर रहा है कि अपने यहाँ करवाए। क्यों? क्योंकि भारत का संकल्प क्या है कि 2036 तक ओलंपिक को अपने यहाँ करवाएँ। इसका पता है क्या फ़ायदा होगा? हमारे यहाँ जो है स्पोर्ट्स कल्चर, भारत का क्या लक्ष्य है कि 2047 तक हम 5th लार्जेस्ट कंट्री के अंतर्गत आ जाएँ, ठीक है? और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ना मैप है, नेपाल के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे अफ्रीकन के बारे में, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में पूछा हुआ है, इसको देखिएगा ध्यान से। और यहाँ पे यूक्रेन और रसिया के बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे एससीओ का जो है 10 मेंबर, इसको देख लीजिएगा, बार-बार क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इज़राइल का जो बाउंड्री, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आप कच्चा तीबू ऐप है ना आइलैंड, इसको देख लीजिएगा, ठीक? यहाँ पे देख लीजिएगा नीलगिरी को, ये इम्पोर्टेंट है, बार-बार क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे जो सीरीज़ है ना इंडस वाला, उसको देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप लोग कमेंट भर-भर के कीजिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमको पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलें, तो आपको कमेंट करना होगा। धन्यवाद।